नमस्कार, खबरीलाल न्यूज में आपका स्वागत है। एक परिचय। ओपेनहाइमर एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी पर आधारित है। यह फिल्म मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम के निर्माण और ओपेनहाइमर के नैतिक संघर्ष को दिखाती है। यह स्क्रिप्ट फिल्म के मुख्य पात्रों, घटनाओं और थीम को विस्तार से दिखाती है। ओपेनहाइमर एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी पर आधारित है। यह फिल्म मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम के निर्माण और ओपेनहाइमर के नैतिक संघर्ष को दिखाती है। यह स्क्रिप्ट फिल्म के मुख्य पात्रों, घटनाओं और थीम को विस्तार से दिखाती है। 2. स्क्रिप्ट का विस्तृत विवरण। दृश्य 1. ओपेनहाइमर का प्रारंभिक जीवन स्थान कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। पात्र रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उनके माता पिता ओपेनहाइमर का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली छात्र था जिसने कम उम्र में ही भौतिकी और रसायन विज्ञान में रुचि दिखाई। यह दृश्य उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और यूरोप में उनके शोध कार्य को दिखाता है। दृश्य 2. मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत। स्थान लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको। पात्र ओपेनहाइमर, जनरल लेस्ली ग्रोव्स। वैज्ञानिकों की टीम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। यह दृश्य प्रोजेक्ट की शुरुआत, वैज्ञानिकों की टीम के गठन और ओपेनहाइमर के नेतृत्व को दिखाता है। दृश्य 3. परमाणु बम का निर्माण स्थान लॉस एलामोस लेबोरेटरी। पात्र ओपेनहाइमर, वैज्ञानिकों की टीम। यह दृश्य परमाणु बम के निर्माण की प्रक्रिया को दिखाता है। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अंततः उन्होंने परमाणु बम बनाने में सफलता प्राप्त की। दृश्य 4. ट्रिनिटी टेस्ट स्थान न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। पात्र ओपेनहाइमर, वैज्ञानिकों की टीम, सैन्य अधिकारी। ट्रिनिटी टेस्ट पहला परमाणु परीक्षण था। यह दृश्य परीक्षण की तैयारी, विस्फोट और उसके बाद के प्रभाव को दिखाता है। ओपेनहाइमर ने विस्फोट के बाद कहा, मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। दृश्य 5. हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी स्थान जापान। पात्र ओपेनहाइमर, अमेरिकी सरकार के अधिकारी। यह दृश्य हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के प्रभाव को दिखाता है। ओपेनहाइमर को इसके नैतिक परिणामों का एहसास होता है और वह गहरे संघर्ष में पड़ जाता है। दृश्य 6. ओपेनहाइमर का नैतिक संघर्ष स्थान ओपेनहाइमर का घर। पात्र ओपेनहाइमर, उनकी पत्नी किट्टी। ओपेनहाइमर अपने निर्णयों के नैतिक परिणामों से जूझता है। वह अपनी पत्नी किट्टी से बात करता है और अपने संघर्ष को साझा करता है। यह दृश्य ओपेनहाइमर के आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। दृश्य 7. ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी का नुकसान स्थान वाशिंगटन डी.सी. पात्र ओपेनहाइमर, सरकारी अधिकारी। ओपेनहाइमर को उनके कम्युनिस्ट संबंधों के कारण सुरक्षा मंजूरी से वंचित कर दिया जाता है। ये दृश्य उनके पतन और सरकार द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय को दिखाता है। दृश्य 8. ओपेनहाइमर का अंतिम समय स्थान प्रिंसटन, न्यू जर्सी। पात्र ओपेनहाइमर, उनके परिवार और मित्र। ओपेनहाइमर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रिंसटन में बिताता है। वह अपने काम और जीवन के बारे में सोचता है। यह दृश्य उनके जीवन के अंतिम पलों को दिखाता है। 3 थीम और संदेश। नैतिकता और विज्ञान। फिल्म नैतिकता के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर के निर्णयों के नैतिक परिणामों पर गहराई से विचार किया गया है। शक्ति और जिम्मेदारी। फिल्म शक्ति और जिम्मेदारी के बीच के संबंध को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनके काम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मानवता और विनाश। फिल्म मानवता और विनाश के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनका काम मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। 4. निष्कर्ष। ओपेनहाइमर एक शक्तिशाली और विचारशील फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाती है। यह फिल्म विज्ञान, नैतिकता और मानवता के बीच के संबंधों पर गहराई से विचार करती है। यह स्क्रिप्ट 5000 शब्दों से अधिक बनाने के लिए आप प्रत्येक दृश्य को और विस्तारित कर सकते हैं, उदाहरणों और उद्धरणों को जोड़ सकते हैं और अपने विचारों और विश्लेषण को शामिल कर सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष भाग पर अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं।
ओपेनहाइमर फिल्म की एक विस्तृत और बड़ी समीक्षा। एक परिचय। ओपेनहाइमर एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी पर आधारित है। यह फिल्म मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम के निर्माण और ओपेनहाइमर के नैतिक संघर्ष को दिखाती है। यह समीक्षा फिल्म के मुख्य पात्रों, घटनाओं और थीम को विस्तार से दिखाती है। 2 फिल्म का सारांश। ओपेनहाइमर फिल्म रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी को दिखाती है, जो एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिसका उद्देश्य परमाणु बम का निर्माण करना था। फिल्म ओपेनहाइमर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है, जिसमें उनका प्रारंभिक जीवन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम का निर्माण और उनके नैतिक संघर्ष शामिल हैं। 3 पात्रों का विस्तृत विश्लेषण। रॉबर्ट ओपेनहाइमर फिल्म का मुख्य पात्र है। वह एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी है जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करता है। ओपेनहाइमर का चरित्र गहराई से विकसित है और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाता है। किट्टी ओपेनहाइमर की पत्नी है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र चरित्र है जो ओपेनहाइमर के संघर्ष में उनका साथ देती है। जनरल लेस्ली ग्रोव्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सैन्य नेता हैं। वह ओपेनहाइमर के साथ काम करते हैं और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एडवर्ड टेलर एक भौतिक विज्ञानी है जो ओपेनहाइमर के साथ काम करता है। वह हाइड्रोजन बम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 थीम और संदेश। नैतिकता और विज्ञान। फिल्म विज्ञान और नैतिकता के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर के निर्णयों के नैतिक परिणामों पर गहराई से विचार किया गया है। शक्ति और जिम्मेदारी। फिल्म शक्ति और जिम्मेदारी के बीच के संबंध को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनके काम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मानवता और विनाश। फिल्म मानवता और विनाश के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनका काम मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। 5 फिल्म की तकनीकी पहलू। सिनेमैटोग्राफी। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी शानदार है। प्रत्येक दृश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। संगीत। फिल्म का संगीत मनमोहक है। यह फिल्म के मूड और भावनाओं को बढ़ाता है। विशेष प्रभाव। फिल्म के विशेष प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली हैं। परमाणु विस्फोट के दृश्य विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। 6 फिल्म की समीक्षा। प्लॉट। फिल्म का प्लॉट बहुत ही रोचक और जटिल है। यह ओपेनहाइमर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। अभिनय। फिल्म में अभिनय शानदार है। सभी कलाकारों ने अपने चरित्रों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। दिशा। फिल्म की दिशा बहुत ही सटीक है। निर्देशक ने फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से निर्देशित किया है। 7 निष्कर्ष। ओपेनहाइमर एक शक्तिशाली और विचारशील फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाती है। यह फिल्म विज्ञान, नैतिकता और मानवता के बीच के संबंधों पर गहराई से विचार करती है। यह समीक्षा 5000 शब्दों से अधिक बनाने के लिए आप प्रत्येक अनुभाग को और विस्तारित कर सकते हैं, उदाहरणों और उद्धरणों को जोड़ सकते हैं और अपने विचारों और विश्लेषण को शामिल कर सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष भाग पर अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक महाकाव्य जीवनी पर आधारित फिल्म है जो अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन और परमाणु बम के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस फिल्म का बजट लगभग 100 मिलियन था। YouTube.com 2 नैब भारत टाइम्स, इंडिया टाइम्स, com 2 लिव हिंदुस्तान, com 2 सैचुरेशन। आयो फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 8 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस मौजूद। कौन फिल्म की कहानी पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर आधारित है, जो ओपेनहाइमर के जीवन और उनके नेतृत्व में हुए ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण की घटनाओं को दर्शाती है। नव भारत टाइम्स, इंडिया टाइम्स, com मुख्य भूमिका में किलियन मर्फी ने ओपेनहाइमर का किरदार निभाया है।
जबकि एमिली ब्लंट ने उनकी पत्नी किटी ओपेनहाइमर की भूमिका अदा की है। अन्य प्रमुख कलाकारों में मैट डेमन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्लोरेंस पुग, जोश हार्टनेट, केसी एफ्लेक, रामी मालेक और केनेथ ब्राना शामिल हैं। यूट्यूब com2 लिव हिंदुस्तान com2 नैब भारत टीम्स, इंडिया टाइम्स com2 लिव हिंदुस्तान com1 नैब भारत टीम्स, इंडिया टाइम्स com1 लिव हिंदुस्तान com1 फिल्म की सिनेमैटोग्राफी हॉयटे वैन हॉयटेमा द्वारा की गई है, जिन्होंने IMAX 65 और 65 बड़े फॉर्मेट फिल्म का उपयोग किया है, जिसमें पहली बार IMAX ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी शामिल है। संगीत लुडविग गोरानसन द्वारा रचित है, जो फिल्म के भावनात्मक और तनावपूर्ण पलों को और गहराई प्रदान करता है। एस विकिपीडिया org2n विकिपीडिया org2f विकिपीडिया org2f विकिपीडिया org2 नवभारत टाइम्स, इंडिया टाइम्स ओपेनहाइमर को आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली है। विशेष रूप से फिल्म ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं, जिसमें 7 अकादमी पुरस्कार शामिल हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी। नवभारत टाइम्स, इंडिया टाइम्स com2 लिव हिंदुस्तान com2 यूट्यूब com2 फिल्म की रिलीज के दौरान यह बार्बेनहाइमर घटना का हिस्सा बनी, जहां इसे बारबी फिल्म के साथ एक ही दिन रिलीज किया गया, जिससे दर्शकों में दोनों फिल्मों को एक साथ देखने का उत्साह बढ़ा। एज विकिपीडिया org कुल मिलाकर ओपेनहाइमर एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक फिल्म है, जो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना और उसमें शामिल व्यक्तियों की जटिलताओं को गहराई से प्रस्तुत करती है। फिल्म के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो समीक्षा को देख सकते हैं। ओपेनहाइमर फिल्म, जिसे क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित किया गया है, एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक थ्रिलर है, जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी पर आधारित है। यह फिल्म 21 जुलाई 2023 को रिलीज हुई और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया। फिल्म की कहानी मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम के निर्माण और ओपेनहाइमर के नैतिक संघर्ष को दिखाती है। फिल्म का स्रोत अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक जीवनी है, जिसे काई बर्ड और मार्टिन शेरविन ने लिखा है। फिल्म की लंबाई 180 मिनट 3 घंटे है और इसका बजट 100 मिलियन अनुमानित है। फिल्म ने दुनिया भर में 100 मिलियन अनुमानित है। फिल्म ने दुनिया भर में 950 मिलियन की कमाई की। फिल्म का मुख्य पात्र रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, जिसे सिलियन मर्फी ने बखूबी निभाया है। ओपेनहाइमर एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी है, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करता है। उनका चरित्र गहराई से विकसित है और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाता है। किट्टी ओपेनहाइमर, जिसे एमिली ब्लंट ने निभाया है, ओपेनहाइमर की पत्नी है और एक मजबूत और स्वतंत्र चरित्र है, जो ओपेनहाइमर के संघर्ष में उनका साथ देती है। जनरल लेस्ली ग्रोव्स, जिसे मैट डेमन ने निभाया है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सैन्य नेता हैं और ओपेनहाइमर के साथ काम करते हैं। एडवर्ड टेलर, जिसे बेन सफी ने निभाया है, एक भौतिक विज्ञानी है जो ओपेनहाइमर के साथ काम करता है और हाइड्रोजन बम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुईस स्ट्रॉस, जिसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया है, एक राजनीतिज्ञ है जो ओपेनहाइमर के खिलाफ साजिश रचता है और उनकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की थीम और संदेश बहुत गहरे हैं। यह फिल्म विज्ञान और नैतिकता के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर के निर्णयों के नैतिक परिणामों पर गहराई से विचार किया गया है। फिल्म शक्ति और जिम्मेदारी के बीच के संबंध को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनके काम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिल्म मानवता और विनाश के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनका काम मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। फिल्म की तकनीकी पहलू भी बहुत प्रभावशाली हैं। सिनेमेटोग्राफी शानदार है और प्रत्येक दृश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। संगीत मनमोहक है और फिल्म के मूड और भावनाओं को बढ़ाता है। विशेष प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली हैं, विशेष रूप से परमाणु विस्फोट के दृश्य। फिल्म की समीक्षा करें तो प्लॉट बहुत ही रोचक और जटिल है। यह ओपेनहाइमर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाता है।
अभिनय शानदार है और सभी कलाकारों ने अपने चरित्रों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। फिल्म की दिशा बहुत ही सटीक है और निर्देशक ने फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से निर्देशित किया है। निष्कर्ष के रूप में ओपेनहाइमर एक शक्तिशाली और विचारशील फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाती है। यह फिल्म विज्ञान, नैतिकता और मानवता के बीच के संबंधों पर गहराई से विचार करती है। फिल्म ने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया है बल्कि मानवता के लिए एक गहरा संदेश भी दिया है। ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक जीवनी पर आधारित महाकाव्य फिल्म है जो अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन और परमाणु बम के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसकी कुल कमाई वार्न 6 मिलियन लगभग $976 मिलियन है। बॉक्स ऑफिस मौजो कॉम बॉक्स ऑफिस संग्रह का विस्तृत विश्लेषण फिल्म की कुल कमाई में से $329 9 मिलियन लगभग $330 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से आए, जो कुल कमाई का लगभग 33.8% है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से फिल्म ने $645 7 मिलियन लगभग $646 मिलियन कमाए, जो कुल कमाई का 66.2% है। बॉक्स ऑफिस मौजो कॉम घरेलू संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा बॉक्स ऑफिस फिल्म की रिलीज के पहले दिन इसमें गुरुवार रात के प्रीव्यू से वोल्डर की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात के प्रीव्यू से वोल्ड 5 मिलियन लगभग $5 मिलियन शामिल थे। अपने पहले सप्ताहांत में ओपेनहाइमर ने 5 मिलियन लगभग $5 मिलियन की कमाई की, जो एक R-रेटेड ड्रामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग वीकेंड में से एक है। इन विकिपीडिया। और दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 2 मिलियन लगभग $2 मिलियन कमाए, जो पहले सप्ताहांत की तुलना में 44% की गिरावट दर्शाता है, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। तीसरे सप्ताहांत में ओपेनहाइमर ने 7 मिलियन लगभग $7 मिलियन की कमाई की, जो इसे तीसरे स्थान पर रखता है। इन विकिपीडिया। और चौथे सप्ताहांत में फिल्म ने 8 मिलियन लगभग 8 मिलियन कमाए, जो 35% की गिरावट को दर्शाता है, लेकिन फिर भी यह दूसरे स्थान पर रही। पांचवें और छठे सप्ताहांत में फिल्म ने क्रमशः 7 मिलियन लगभग 7 मिलियन और 9 मिलियन लगभग $9 मिलियन कमाए, जिससे इसकी घरेलू कुल कमाई $300 मिलियन लगभग $300 मिलियन से अधिक हो गई। इन विकिपीडिया। ऑर्ग अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपेनहाइमर ने 645 7 मिलियन लगभग $646 मिलियन की कमाई की, जो कुल कमाई का 66.2% है। यह क्रिस्टोफर नोलन की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है, जो वैश्विक स्तर पर 970 मिलियन लगभग $970 मिलियन से अधिक की कमाई कर चुकी है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां और रिकॉर्ड। सर्वाधिक कमाई करने वाली जीवनी पर आधारित फिल्म। सितंबर 2023 में ओपेनहाइमर ने बोहेमियन रैप्सोडी 2018 को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली जीवनी पर आधारित फिल्म का खिताब हासिल किया। इन विकिपीडिया। और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म। इसने क्रिस्टोफर नोलन की ही फिल्म डनकर्क 2017 को पार करते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की। इमैक्स में उल्लेखनीय कमाई। फिल्म ने इमैक्स स्क्रीनिंग से 190 मिलियन लगभग $190 मिलियन की कमाई की, जो इसकी कुल कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन विकिपीडिया। और बार्बेनहाइमर घटना का प्रभाव। ओपेनहाइमर की रिलीज बारबी फिल्म के साथ एक ही दिन हुई, जिसे बार्बेनहाइमर घटना के रूप में जाना गया। इस संयुक्त रिलीज ने दर्शकों में दोनों फिल्मों को एक साथ देखने का उत्साह बढ़ाया, जिससे बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस घटना के परिणाम स्वरूप ओपेनहाइमर और बारबी दोनों ने अपने ओपनिंग वीकेंड में उच्च कमाई दर्ज की। निष्कर्ष। ओपेनहाइमर की बॉक्स ऑफिस
सफलता क्रिस्टोफर नोलन की निर्देशन क्षमता, मजबूत कहानी और दर्शकों की रुचि का प्रमाण है। फिल्म ने न केवल वित्तीय सफलता हासिल की है, बल्कि समीक्षकों से भी व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है, जिससे यह 2023 की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बन गई है। ओपेनहाइमर फिल्म की विस्तृत समीक्षा। एक महाकाव्य कहानी। एक परिचय। ओपेनहाइमर एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी पर आधारित है। यह फिल्म मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम के निर्माण और ओपेनहाइमर के नैतिक संघर्ष को दिखाती है। यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि मानवता, विज्ञान और नैतिकता के बीच के जटिल संबंधों को भी उजागर करती है। यह समीक्षा फिल्म के हर पहलू को विस्तार से समझाती है, जिसमें पात्र, कहानी, थीम, तकनीकी पहलू और फिल्म के प्रभाव शामिल हैं। फिल्म की रिलीज तिथि और बैकग्राउंड रिलीज तिथि। 21 जुलाई 2023। निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। निर्माता एम्मा थॉमस, चार्ल्स रोवेन और क्रिस्टोफर नोलन। लेखक क्रिस्टोफर नोलन। पटकथा। स्रोत अमेरिकन प्रोमेथियस, द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर, काई बर्ड और मार्टिन शेरविन द्वारा लिखित जीवनी। स्टूडियो सिंकॉपी एटलस एंटरटेनमेंट। वितरक यूनिवर्सल पिक्चर्स। भाषा अंग्रेजी। लंबाई 180 मिनट 3 घंटे। बजट वॉल 100 मिलियन। अनुमानित बॉक्स ऑफिस वॉल 950 मिलियन। दुनिया भर में 3 फिल्म का सारांश। ओपेनहाइमर फिल्म रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी को दिखाती है, जो एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिसका उद्देश्य परमाणु बम का निर्माण करना था। फिल्म ओपेनहाइमर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है, जिसमें उनका प्रारंभिक जीवन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम का निर्माण और उनके नैतिक संघर्ष शामिल हैं। 4 पात्रों का विस्तृत विश्लेषण। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर फिल्म का मुख्य पात्र है। वह एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी है जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करता है। ओपेनहाइमर का चरित्र गहराई से विकसित है और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाता है। किट्टी ओपेनहाइमर। एमिली ब्लंट किट्टी ओपेनहाइमर की पत्नी है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र चरित्र है जो ओपेनहाइमर के संघर्ष में उनका साथ देती है। जनरल लेस्ली ग्रोव्स। मैट डेमन। जनरल ग्रोव्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सैन्य नेता है। वह ओपेनहाइमर के साथ काम करते हैं और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एडवर्ड टेलर। बेन सफी। एडवर्ड टेलर एक भौतिक विज्ञानी है जो ओपेनहाइमर के साथ काम करता है। वह हाइड्रोजन बम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुइस स्ट्रॉस। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लुइस स्ट्रॉस एक राजनीतिज्ञ है जो ओपेनहाइमर के खिलाफ साजिश रचता है। वह ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 थीम और संदेश। नैतिकता और विज्ञान। फिल्म विज्ञान और नैतिकता के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर के निर्णयों के नैतिक परिणामों पर गहराई से विचार किया गया है। शक्ति और जिम्मेदारी। फिल्म शक्ति और जिम्मेदारी के बीच के संबंध को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनके काम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मानवता और विनाश। फिल्म मानवता और विनाश के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उनका काम मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। 6 फिल्म की तकनीकी पहलू। सिनेमेटोग्राफी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। प्रत्येक दृश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। संगीत। फिल्म का संगीत मनमोहक है। यह फिल्म के मूड और भावनाओं को बढ़ाता है। विशेष प्रभाव। फिल्म के विशेष प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली हैं। परमाणु विस्फोट के दृश्य विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। 7 फिल्म की समीक्षा। प्लॉट। फिल्म का प्लॉट बहुत ही रोचक और जटिल है। यह ओपेनहाइमर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। अभिनय। फिल्म में अभिनय शानदार है। सभी कलाकारों ने अपने चरित्रों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। दिशा। फिल्म की दिशा बहुत ही सटीक है। निर्देशक ने फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से निर्देशित किया है। 8 निष्कर्ष। ओपेनहाइमर एक शक्तिशाली और विचारशील फिल्म है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवन कहानी और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाती है।
यह फिल्म विज्ञान, नैतिकता और मानवता के बीच के संबंधों पर गहराई से विचार करती है। यह समीक्षा 5000 शब्दों से अधिक बनाने के लिए आप प्रत्येक अनुभाग को और विस्तारित कर सकते हैं, उदाहरणों और उद्धरणों को जोड़ सकते हैं और अपने विचारों और विश्लेषण को शामिल कर सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष भाग पर अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। शुरुआत। फिल्म की प्रासंगिकता पर एक मजबूत बयान के साथ शुरुआत करें, जो वैज्ञानिक जिम्मेदारी, नैतिक दुविधाओं और मानव महत्वाकांक्षा के परिणामों से जुड़ा हो। संदर्भ। क्रिस्टोफर नोलन को एक फिल्म निर्माता के रूप में पेश करें, जो जटिल और विचारोत्तेजक विषयों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी पिछली फिल्मों जैसे इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और डनकर्क का जिक्र करें। फिल्म का सारांश, ओपेनहाइमर का संक्षिप्त विवरण दें। जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक और मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े नैतिक सवालों पर केंद्रित। थीसिस स्टेटमेंट। फिल्म के मुख्य विषय वैज्ञानिक प्रगति की द्वंद्वात्मकता, सृजन और विनाश दोनों की क्षमता, और यह कैसे ओपेनहाइमर की कहानी के माध्यम से मानवता की आत्मविनाश की क्षमता को दर्शाती है। भाग 1। कहानी और विषय 1। शब्द, कथा संरचना। नोलन की गैर रैखिक समय रेखा के उपयोग पर चर्चा करें, जो ओपेनहाइमर के प्रारंभिक जीवन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट और मैकार्थी युग के दौरान उनके बाद के वर्षों के बीच कूदता है। विषय, वैज्ञानिक जिम्मेदारी। फिल्म कैसे ओपेनहाइमर के आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, उनका विज्ञान के प्रति जुनून और उनके काम के विनाशकारी परिणाम। नैतिक अस्पष्टता। परमाणु बम के निर्माण से उठने वाले नैतिक सवाल और फिल्म का आसान जवाब न देने का निर्णय। अहंकार और पछतावा। ओपेनहाइमर का आत्मविश्वासी वैज्ञानिक से एक ऐसे व्यक्ति में बदलना जो अपने सृजन से पीड़ित है। उनके प्रसिद्ध उद्धरण, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का विध्वंसक के साथ। ऐतिहासिक संदर्भ। फिल्म कैसे ओपेनहाइमर की कहानी को द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध और रेड स्केयर के व्यापक संदर्भ में स्थापित करती है। भाग 2। अभिनय 1। शब्द, सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के रूप में। ओपेनहाइमर की जटिलता, उनकी प्रतिभा, संवेदनशीलता और आंतरिक संघर्ष को दर्शाने में मर्फी के अभिनय का विश्लेषण करें। ट्रिनिटी टेस्ट सीन और सुरक्षा सुनवाई के दौरान उनके भावनात्मक टूटने जैसे प्रमुख दृश्यों पर प्रकाश डालें। सहायक कलाकार, रॉबर्ट डाउनी जूनियर लुइस स्ट्रॉस के रूप में। ओपेनहाइमर के प्रतिद्वंदी के रूप में डाउनी के सूक्ष्म अभिनय पर चर्चा करें। एमिली ब्लंट किटी ओपेनहाइमर के रूप में। ओपेनहाइमर की पत्नी के रूप में ब्लंट के अभिनय का विश्लेषण करें, उनकी ताकत और रिश्ते पर पड़ने वाले दबाव पर ध्यान केंद्रित करें। मैट डेमन लेस्ली ग्रोव्स के रूप में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सैन्य नेता के रूप में डेमन की भूमिका का विश्लेषण करें। एनसेम्बल कास्ट। फिल्म की बड़ी कास्ट को संतुलित करने की क्षमता की प्रशंसा करें। भाग 3। निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी 1। शब्द, क्रिस्टोफर नोलन की दृष्टि। फिल्म को इमैक्स में शूट करने के नोलन के निर्णय पर चर्चा करें और यह कैसे कहानी के दृश्य और भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। ट्रिनिटी टेस्ट सीन में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के उपयोग का विश्लेषण करें। हॉयटे वैन हॉयटेमा की सिनेमैटोग्राफी। फिल्म की दृश्य शैली, प्रकाश और छाया के उपयोग का विश्लेषण करें। स्ट्रॉस के परिप्रेक्ष्य को दर्शाने वाले काली सफेद दृश्य और परमाणु बम के निर्माण के सूर्यियल चित्रण जैसे प्रमुख दृश्यों पर प्रकाश डालें। संपादन और गति। जेनिफर लेम के संपादन पर चर्चा करें, विशेष रूप से गैर रैखिक संरचना कैसे तनाव और सुसंगतता बनाए रखती है। भाग 4। ऐतिहासिक सटीकता और सांस्कृतिक महत्व 1। शब्द, ऐतिहासिक सत्यता। फिल्म की घटनाओं के चित्रण की ऐतिहासिक रिकॉर्ड से तुलना करें। नोलन द्वारा ली गई कलात्मक स्वतंत्रता पर ध्यान दें। ओपेनहाइमर, आइंस्टीन और ट्रूमैन जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों के चित्रण पर चर्चा करें। सांस्कृतिक प्रासंगिकता। फिल्म कैसे समकालीन मुद्दों जैसे वैज्ञानिक प्रगति के नैतिक प्रभाव और परमाणु युद्ध के खतरे से जुड़ती है। राजनीतिक उत्पीड़न की खोज और आधुनिक समय में सेंसरशिप और सरकारी अतिक्रमण पर बहस के समानांतर। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की विरासत।
इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण की भाग 5 संगीत, साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन। 500 शब्द। लुडविग गोरानसन का स्कोर। संगीत कैसे फिल्म के टोन को पूरक करता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दृश्यों के तनावपूर्ण लय से लेकर ओपेनहाइमर के आत्मनिरीक्षण की मार्मिक धुनों तक। साउंड डिजाइन। ट्रिनिटी टेस्ट सीन में भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए मौन और ध्वनि का उपयोग। प्रोडक्शन डिजाइन 1940 के दशक के अमेरिका को फिर से बनाने में ध्यान दें। लॉस एलामोस की प्रयोगशालाओं से लेकर मैकार्थी युग की अदालतों तक। निष्कर्ष। 500 शब्द। अंतिम विचार। फिल्म की ताकत इसके प्रभावशाली अभिनय, शानदार दृश्य और विचारोत्तेजक विषय को संक्षेप में बताएं। प्रभाव। ओपेनहाइमर को नोलन की सबसे महत्वाकांक्षी और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में प्रस्तुत करें। कॉल टू एक्शन। दर्शकों को फिल्म को IMAX में देखने और इसके विषयों और ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। समापन बयान। फिल्म के एक शक्तिशाली उद्धरण या आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता पर एक प्रतिबिंब के साथ समापन करें। यह रूपरेखा 5 शब्दों की समीक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसे विस्तारित करने के लिए आप विशिष्ट दृश्यों में गहराई से जा सकते हैं, फिल्म से अधिक उद्धरण शामिल कर सकते हैं और ऐतिहासिक संदर्भ और नोलन की फिल्म निर्माण प्रक्रिया के बारे में अतिरिक्त शोध जोड़ सकते हैं। यदि आप किसी विशेष भाग को विस्तारित करने में सहायता चाहते हैं तो मुझे बताएं। ओपेनहाइमर एक महाकाव्यात्मक समीक्षा परिचय। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म इतिहास के सबसे विवादास्पद वैज्ञानिक प्रयोगों में से एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इसके परिणामों को दर्शाती है। फिल्म में ओपेनहाइमर की भूमिका में किलियन मर्फी हैं, जबकि अन्य प्रमुख किरदारों को एमिली ब्लंट, मैट डेमन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और अन्य कलाकारों ने निभाया है। कहानी का सार। फिल्म ओपेनहाइमर के छात्र जीवन से शुरू होती है, जहां वे एक प्रतिभाशाली भौतिकविद के रूप में उभरते हैं। उनकी वैज्ञानिक यात्रा, परमाणु बम बनाने की जटिल प्रक्रिया और इसके नैतिक पहलुओं को फिल्म बहुत ही गहराई से प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर कैसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही उनके जीवन में संघर्ष और राजनीतिक दबाव भी आते हैं। निर्देशन और पटकथा। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को एक थ्रिलर ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया है। यह न केवल एक जीवनी है, बल्कि विज्ञान, राजनीति और नैतिकता का संगम भी है। फिल्म की पटकथा बहुत ही गहनता से लिखी गई है, जिसमें संवाद, वैज्ञानिक तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को बारीकी से समायोजित किया गया है। अभिनय। किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के किरदार में वे पूरी तरह से ढल गए हैं। उनकी आंखों में छिपा असमंजस, आत्मग्लानि और सफलता की चमक, सभी कुछ वे बखूबी दिखाते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। फिल्म में उनका किरदार भी प्रभावशाली है। उनकी संवाद, अदायगी और हाव भाव फिल्म को और भी गहराई देते हैं। एमिली ब्लंट ओपेनहाइमर की पत्नी के किरदार में वे जबरदस्त रही हैं। मैट डेमन रोव्स के किरदार में वे मजबूती से उभरते हैं। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, खास तौर पर परमाणु बम के विस्फोट का दृश्य, असाधारण रूप से प्रभावी है। नोलन ने इसे वास्तविकता के करीब रखने के लिए चीजिए के बजाय व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग किया है। बैकग्राउंड स्कोर। हंस जिमर के संगीत ने फिल्म में एक अलग ही ऊंचाई जोड़ दी है। निष्कर्ष। ओपेनहाइमर केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इतिहास, विज्ञान और नैतिकता की कहानी है। यह फिल्म न केवल विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। रेटिंग 4.8/5। ओपेनहाइमर एक महाकाव्यात्मक समीक्षा परिचय। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म इतिहास के सबसे विवादास्पद वैज्ञानिक प्रयोगों में से एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इसके परिणामों को दर्शाती है। फिल्म में ओपेनहाइमर की भूमिका में किलियन मर्फी हैं, जबकि अन्य प्रमुख किरदारों को एमिली ब्लंट, मैट डेमन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और अन्य कलाकारों ने निभाया है। कहानी का सार। फिल्म ओपेनहाइमर के छात्र जीवन से शुरू होती है, जहां वे एक प्रतिभाशाली भौतिकविद के रूप में उभरते हैं। उनकी वैज्ञानिक यात्रा, परमाणु बम बनाने की जटिल प्रक्रिया और इसके नैतिक पहलुओं को फिल्म बहुत ही गहराई से प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है,
हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर कैसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही उनके जीवन में संघर्ष और राजनीतिक दबाव भी आते हैं। निर्देशन और पटकथा क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को एक थ्रिलर ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया है। यह न केवल एक जीवनी है, बल्कि विज्ञान, राजनीति और नैतिकता का संगम भी है। फिल्म की पटकथा बहुत ही गहनता से लिखी गई है, जिसमें संवाद, वैज्ञानिक तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को बारीकी से समायोजित किया गया है। अभिनय किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के किरदार में वे पूरी तरह से ढल गए हैं। उनकी आंखों में छिपा असमंजस, आत्मग्लानि और सफलता की चमक, सभी कुछ वे बखूबी दिखाते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फिल्म में उनका किरदार भी प्रभावशाली है। उनकी संवाद, अदायगी और हाव भाव फिल्म को और भी गहराई देते हैं। एमिली ब्लंट, ओपेनहाइमर की पत्नी के किरदार में वे जबरदस्त रही हैं। मैट डेमन ग्रोव्स के किरदार में वे मजबूती से उभरते हैं। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स, फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, खास तौर पर परमाणु बम के विस्फोट का दृश्य, असाधारण रूप से प्रभावी है। नोलन ने इसे वास्तविकता के करीब रखने के लिए चीजिए के बजाय व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग किया है। बैकग्राउंड स्कोर हंस जिमर के संगीत ने फिल्म में एक अलग ही ऊंचाई जोड़ दी है। निष्कर्ष, ओपेनहाइमर केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इतिहास, विज्ञान और नैतिकता की कहानी है। यह फिल्म न केवल विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। रेटिंग 4.8/5। ओपेनहाइमर, एक महाकाव्यात्मक समीक्षा परिचय। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म इतिहास के सबसे विवादास्पद वैज्ञानिक प्रयोगों में से एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इसके परिणामों को दर्शाती है। फिल्म में ओपेनहाइमर की भूमिका में किलियन मर्फी हैं, जबकि अन्य प्रमुख किरदारों को एमिली ब्लंट, मैट डेमन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और अन्य कलाकारों ने निभाया है। कहानी का सार फिल्म ओपेनहाइमर के छात्र जीवन से शुरू होती है, जहां वे एक प्रतिभाशाली भौतिकविद के रूप में उभरते हैं। उनकी वैज्ञानिक यात्रा, परमाणु बम बनाने की जटिल प्रक्रिया और इसके नैतिक पहलुओं को फिल्म बहुत ही गहराई से प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर कैसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही उनके जीवन में संघर्ष और राजनीतिक दबाव भी आते हैं। निर्देशन और पटकथा। क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को एक थ्रिलर ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया है। यह न केवल एक जीवनी है, बल्कि विज्ञान, राजनीति और नैतिकता का संगम भी है। फिल्म की पटकथा बहुत ही गहनता से लिखी गई है, जिसमें संवाद, वैज्ञानिक तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को बारीकी से समायोजित किया गया है। अभिनय किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के किरदार में वे पूरी तरह से ढल गए हैं। उनकी आंखों में छिपा असमंजस, आत्मग्लानि और सफलता की चमक, सभी कुछ वे बखूबी दिखाते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फिल्म में उनका किरदार भी प्रभावशाली है। उनकी संवाद, अदायगी और हाव भाव फिल्म को और भी गहराई देते हैं। एमिली ब्लंट, ओपेनहाइमर की पत्नी के किरदार में वे जबरदस्त रही हैं। मैट डेमन, जनरल ग्रोव्स के किरदार में वे मजबूती से उभरते हैं। फ्लोरेंस प्यू, जीन टैटलॉक की भूमिका में उनका अभिनय गजब का है। केसी अफ्लेक, बोरिस पेशेवर की भूमिका में उन्होंने भी जबरदस्त काम किया है। रामी मालेक, वैज्ञानिक डेविड हिल के रूप में शानदार प्रदर्शन। केनेथ ब्रांग, नील्स बोहर के किरदार में बेहतरीन उपस्थिति। तकनीकी टीम और स्टाफ विवरण। निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, निर्माता क्रिस्टोफर नोलन, एम्मा थॉमस, चार्ल्स रोवन, एम्मा थॉमस। लेखक क्रिस्टोफर नोलन, काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन की किताब अमेरिकन प्रोमेथियस पर आधारित। संगीत लुडविग गोरानसन। संपादन जेनिफर लेम। सिनेमेटोग्राफी होएटे वैन होएटेमा। प्रोडक्शन डिजाइन रूथ डी जोंग। कास्टिंग डायरेक्टर जॉन पेप्सिडेरा। कला निर्देशन सैम निस्को। लिसा क्लार्क। वेशभूषा डिजाइन एलन मिरोजनिक। प्रोडक्शन कंपनियां सिनकॉपी, एटलास एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यूनिवर्सल पिक्चर्स। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स, फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, खासतौर पर परमाणु बम के विस्फोट का दृश्य, असाधारण रूप से प्रभावी है। नोलन ने इसे वास्तविकता के करीब रखने के लिए जीएई के बजाय व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग किया है।
बैकग्राउंड स्कोर लुडविग गोरानसन के संगीत ने फिल्म में एक अलग ही ऊंचाई जोड़ दी है। उनकी धुनें फिल्म की गहराई को और भी प्रभावशाली बनाती हैं। निष्कर्ष, ओपेनहाइमर केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इतिहास, विज्ञान और नैतिकता की कहानी है। यह फिल्म न केवल विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनकी मां एला फ्रीडमैन एक चित्रकार थीं, जबकि उनके पिता जूलियस ओपेनहाइमर एक संपन्न कपड़ा आयातक थे। जूलियस ओपेनहाइमर 1888 में बिना धन, बिना स्नातक डिग्री और बिना अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के अमेरिका पहुंचे थे। वहां एक कपड़ा कंपनी में काम मिला और महज एक दशक के भीतर वे कंपनी के कार्यकारी बन गए। ओपेनहाइमर परिवार अश्केनाजी यहूदी समुदाय से संबंधित था। उनके पिता जर्मनी में जन्मे थे, जबकि उनकी मां, जो बाल्टीमोर की थीं, 1840 के दशक में जर्मनी से अमेरिका आए प्रवासियों के वंशज थीं। 1912 में उनका परिवार मैनहट्टन के वेस्ट 88वीं स्ट्रीट के पास 155 रिवरसाइड ड्राइव की 11वीं मंजिल के एक अपार्टमेंट में रहने चला गया। यह क्षेत्र अपनी भव्य हवेलियों और टाउन हाउस के लिए प्रसिद्ध था। ओपेनहाइमर परिवार कला प्रेमी था और उनके संग्रह में पाब्लो पिकासो, एडवर्ड वोइलार्ड की कृतियां और विंसेंट वैन गॉग की कम से कम 3 मूल पेंटिंग शामिल थीं। रॉबर्ट का एक छोटा भाई फ्रैंक भी था, जो बाद में एक भौतिक विज्ञानी बना। जॉन एलेड ओपेनहाइमर एक महाकाव्यात्मक जीवनी फिल्म। ओपेनहाइमर एक 2023 की महाकाव्यात्मक जीवनी पर आधारित फिल्म है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने लिखा, निर्मित और निर्देशित किया है। यह फिल्म अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकविद जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर केंद्रित है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले परमाणु हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह फिल्म काई बर्ड और मार्टिन जे. शेरविन द्वारा लिखित 2005 की जीवनी अमेरिकन प्रोमेथियस पर आधारित है और इसमें ओपेनहाइमर की पढ़ाई लॉस एलामोस प्रयोगशाला में उनके नेतृत्व और 1954 में उनकी सुरक्षा जांच की घटनाओं को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। कास्ट और प्रमुख भूमिकाएं। इस फिल्म में किलियन मर्फी ने जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भूमिका निभाई है, जबकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य लुइस स्ट्रॉस का किरदार निभाया है। सहायक कलाकारों में एमिली ब्लंट, मैट डेमन, फ्लोरेंस प्यू, जोश हार्टनेट, केसी एफ्लेक, रामी मालेक और केनेथ ब्रांग शामिल हैं। निर्माण और फिल्मांकन। ओपेनहाइमर की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी। यह नोलन की पहली फिल्म थी जिसे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित नहीं किया गया, क्योंकि वे स्टूडियो की थिएट्रिकल और HBO मैक्स पर एक साथ रिलीज की नीति से असहमत थे। किलियन मर्फी इस फिल्म से जुड़े पहले अभिनेता थे और अन्य कलाकारों को नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच शामिल किया गया। फिल्म की पूर्व निर्माण प्रक्रिया जनवरी 2022 में शुरू हुई और फिल्मांकन फरवरी से मई 2022 के बीच पूरा किया गया। सिनेमेटोग्राफर होयटे वान होयटेमा ने IMAX 65 और 65 बड़े प्रारूप की फिल्म का संयोजन उपयोग किया, जिसमें पहली बार कुछ दृश्यों के लिए IMAX ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का भी उपयोग किया गया। नोलन की पिछली फिल्मों की तरह इसमें भी व्यावहारिक प्रभावों, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई और न्यूनतम कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रयोग किया गया। रिलीज और सफलता। ओपेनहाइमर का वर्ल्ड प्रीमियर 11 जुलाई 2023 को ले ग्रैंड रेक्स, पेरिस में हुआ और इसे 21 जुलाई 2023 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इस फिल्म की रिलीज वार्नर ब्रदर्स की बारबी के साथ हुई, जिससे बार्बेनहाइमर ट्रेंड शुरू हुआ और दर्शकों को दोनों फिल्मों को एक साथ देखने के लिए प्रेरित किया गया। फिल्म को जबरदस्त आलोचनात्मक सराहना मिली और इसने 976 मिलियन से अधिक की वैश्विक कमाई की, जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली
द्वितीय विश्व युद्ध आधारित फिल्म, अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली जीवनी फिल्म और तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली रेटेड फिल्म बन गई। पुरस्कार और उपलब्धियां। ओपेनहाइमर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसे 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में 13 नामांकन मिले और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर सहित कुल 7 पुरस्कार जीते। इसके अलावा फिल्म ने 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा सहित और 7 ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स, बैफ्टा सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित भी अपने नाम किए। इसे नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा 2023 की टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल किया गया। फिल्म की घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम। हालांकि फिल्म को गैर रैखिक नॉन-लिनियर कथानक में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यहाँ इसकी घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 1926, 1930, 1926 में 22 वर्षीय डॉक्टरेट छात्र जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पैट्रिक ब्लैकेट के तहत प्रयोगात्मक क्वांटम भौतिकी की पढ़ाई करते हुए चिंता और अकेलेपन से जूझते हैं। उनका ब्लैकेट से टकराव होता है, जिससे नाराज होकर वे उन्हें जहर मिला हुआ सेब छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उसे वापस ले लेते हैं। वहां आए वैज्ञानिक नील्स बोहर उन्हें सुझाव देते हैं कि वे जर्मनी के गॉटिंगेन विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी की पढ़ाई करें। डॉक्टरेट पूरा करने के बाद ओपेनहाइमर वैज्ञानिक इसिडोर इसाक राबी से मिलते हैं और बाद में वे स्विट्जरलैंड में सैद्धांतिक भौतिकविद वर्नर हाइजेनबर्ग से भी मिलते हैं। अमेरिका में क्वांटम भौतिकी के शोध को आगे बढ़ाने की इच्छा से वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाना शुरू करते हैं। ओपेनहाइमर की शादी कैथरीन किटी पुनिंग से होती है, जो एक जीव विज्ञानी और पूर्व कम्युनिस्ट है। इस दौरान उनका जीन टैटलॉक नाम की एक महिला से भी संबंध रहता है, जो एक परेशान मानसिक रोग विशेषज्ञ होती हैं और बाद में आत्महत्या कर लेती हैं। परमाणु बम परियोजना 1938, 1945, 1938 में जब जर्मनी सफलतापूर्वक परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिशन करता है, तो ओपेनहाइमर महसूस करते हैं कि इसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में अमेरिकी सेना के कर्नल लेस्ली ग्रोव्स, जो मैनहट्टन परियोजना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक होते हैं, ओपेनहाइमर को लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं, जहां वे परमाणु बम विकसित करने का कार्य शुरू करते हैं। उन्हें डर होता है कि हाइजेनबर्ग के नेतृत्व में जर्मन परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम कहीं पहले फिशन बम बनाकर नाजियों को ना दे दे। इसलिए वे वैज्ञानिकों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें राबी, हैंस बेथे और एडवर्ड टेलर शामिल होते हैं, और वे शिकागो विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों एनरिको फर्मी, लियोस जिलार्ड और डेविड एल हिल के साथ भी सहयोग करते हैं। टेलर की गणनाएं यह सुझाव देती हैं कि परमाणु विस्फोट से संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो सकती है। जब इस मुद्दे पर अल्बर्ट आइंस्टीन से सलाह ली जाती है और बेथे अपनी स्वतंत्र गणना करते हैं, तो ओपेनहाइमर निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके होने की संभावना लगभग 0 है। टेलर, जो एक हाइड्रोजन बम एच बॉम्ब बनाना चाहते थे, इस परियोजना को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन ओपेनहाइमर उन्हें रहने के लिए 1945 में जब जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है, तो वैज्ञानिकों के एक वर्ग को लगता है कि अब परमाणु बम की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन ओपेनहाइमर मानते हैं कि यह जापान के साथ युद्ध को समाप्त कर सकता है और अनगिनत जिंदगियां बचा सकता है। अंततः ट्रिनिटी परीक्षण सफल होता है और राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का आदेश देते हैं, जिससे जापान आत्मसमर्पण कर देता है। हालांकि ओपेनहाइमर को सार्वजनिक रूप से प्रशंसा मिलती है,
लेकिन वे अंदर ही अंदर गिल्ट, अपराध बोध से घिर जाते हैं और उन्हें हुई भारी तबाही और जनहानि के दृश्य परेशान करने लगते हैं। जब वे राष्ट्रपति ट्रूमैन से अपनी अपराध भावना व्यक्त करते हैं तो ट्रूमैन उन्हें फटकार लगाते हैं और परमाणु विकास को रोकने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं। शीत युद्ध और राजनीतिक षड्यंत्र 1947, 1954। बाद में जब ओपेनहाइमर संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग ईस के सलाहकार बनते हैं तो उनकी नीतियां विवाद का कारण बनती हैं। इस दौरान शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के चलते हाइड्रोजन बम में रुचि बढ़ने लगती है। आयोग के अध्यक्ष लुईस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते थे क्योंकि ओपेनहाइमर ने रेडियोधर्मी आइसोटोप निर्यात पर उनकी चिंताओं को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया था। साथ ही सोवियत संघ से बातचीत करने की ओपेनहाइमर की सिफारिशें भी स्ट्रॉस को नागवार गुजरती हैं। 1947 में आइंस्टीन के साथ ओपेनहाइमर की एक बातचीत के दौरान स्ट्रॉस को यह गलतफहमी हो जाती है कि ओपेनहाइमर ने उनका अपमान किया है, जबकि असल में उन्होंने यह चिंता जताई थी कि उन्होंने एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन, शुरू कर दी है जो एक दिन दुनिया को नष्ट कर सकती है। 1954 में ओपेनहाइमर को राजनीतिक रूप से बेअसर करने के लिए स्ट्रॉस उनकी सुरक्षा मंजूरी क्यू क्लियरेंस की समीक्षा के लिए एक गुप्त सुनवाई आयोजित करवाते हैं। यह सुनवाई एक पक्षपातपूर्ण कोर्ट, कंगारू कोर्ट साबित होती है, जिसमें ओपेनहाइमर की निष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं। उनके कम्युनिस्ट संबंधों को मुद्दा बनाया जाता है और गवाहों की गवाही को उनके खिलाफ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। सबसे हानिकारक गवाही एडवर्ड टेलर की होती है, जिससे ओपेनहाइमर की स्थिति और कमजोर हो जाती है। हालांकि किटी ओपेनहाइमर पूरी ताकत से अपने पति का बचाव करती हैं, जिससे बोर्ड ओपेनहाइमर की निष्ठा पर तो संदेह नहीं करता, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर देता है, जिससे उनकी लोकप्रियता और अमेरिकी परमाणु नीति पर प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाद के वर्ष 1959, 1963, 1959 में जब लुईस स्ट्रॉस को वाणिज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बनाने के लिए सीनेट में पुष्टि सुनवाई होती है, तो डेविड एल. हिल अप्रत्याशित रूप से गवाही देते हैं और स्ट्रॉस के ओपेनहाइमर के प्रति व्यक्तिगत विद्वेष को उजागर कर देते हैं। इससे स्ट्रॉस की नियुक्ति खटाई में पड़ जाती है और वह सीनेट में अस्वीकृत हो जाते हैं। 1963 में राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ओपेनहाइमर को एनरिको फर्मी अवार्ड प्रदान करते हैं, जो उनके वैज्ञानिक योगदान की देरी से मिली मान्यता थी। फिल्म ओपेनहाइमर के कलाकारों की सूची: सिलियन मर्फी, जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक सैद्धांतिक भौतिकविद और लॉस एलामोस लैबोरेटरी के निदेशक; एमिली ब्लंट, कैथरीन किट्टी ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर की पत्नी और पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए सदस्य; मैट डेमन, जनरल स्ली ग्रोव्स, अमेरिकी सेना के इंजीनियर्स कोर के अधिकारी; और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रियर एडमिरल लुईस स्ट्रॉस, नौसेना रिजर्व के सेवानिवृत्त अधिकारी और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग ईस के उच्च पदस्थ सदस्य; फ्लोरेंस प्यू जीन टैटलॉक, एक मनोचिकित्सक, कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए की सदस्य और ओपेनहाइमर की प्रेमिका; जोश हार्टनेट, अर्नेस्ट लॉरेंस, नोबेल पुरस्कार विजेता परमाणु भौतिकविद, जिन्होंने ओपेनहाइमर के साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में काम किया; केसी एफ्लेक, बोरिस पाश, अमेरिकी सेना के सैन्य खुफिया अधिकारी और एल्सोस मिशन के कमांडर; रामी मालिक, डेविड एल. हिल, एक परमाणु भौतिकविद, जिन्होंने मेटलर्जिकल लैबोरेटरी में कार्य किया; केनेथ ब्रांग, नील्स बोहर, नोबेल पुरस्कार विजेता; डेनिश भौतिकविद और ओपेनहाइमर के प्रेरणा स्रोत बेनी सफदी, एडवर्ड टेलर, हंगेरियन सैद्धांतिक भौतिकविद, जिन्हें हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में जाना जाता है; जेसन क्लार्क, रोजर रॉब, एक वकील और ओपेनहाइमर की सुरक्षा सुनवाई में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के विशेष परामर्शदाता; डायलन अर्नोल्ड फ्रैंक ओपेनहाइमर, रॉबर्ट के छोटे भाई और एक कर भौतिकविद, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया; टॉम कॉन्टी, अल्बर्ट आइंस्टीन, नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन सैद्धांतिक भौतिकविद, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया;
जेम्स डार्सी, पैट्रिक ब्लैकेट, ओपेनहाइमर के डॉक्टरेट पर्यवेक्षक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकविद डेविड डस्टमार्चियन, विलियम एल बोर्डन, एक वकील और अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त परमाणु ऊर्जा समिति के कार्यकारी निदेशक। टेन देहान, मेजर जनरल केनेथ निकोल्स, अमेरिकी सेना के अधिकारी और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के उप जिला इंजीनियर। एलेडन एहरेनराइक, सीनेट सहायक, जो लुइस स्ट्रॉस के नामांकन के दौरान उनके साथ कार्यरत था। टोनी गोल्डविन, गॉर्डन क्रे, एक सरकारी अधिकारी और ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने वाली समिति के अध्यक्ष। डेविड क्रुमहोल्ट्ज, इसिडोर इसाक राबी, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकविद और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सलाहकार। मैथ्यू मोडीन, वन्नेवार बुश, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यालय के प्रमुख। मैथियास श्वेगहोफर, वर्नर हाइजेनबर्ग, नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन भौतिकविद, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के परमाणु हथियार कार्यक्रम में काम किया। एलेक्स वोल्फ, लुइस वॉल्टर अल्वारेज, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकविद, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया। माइकल अंगारानो, रॉबर्ट सेरबर, एक भौतिकविद, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कार्य किया। गैरी ओल्डमैन, हैरी एस ट्रूमैन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का निर्णय लिया। हैरिसन गिलबर्टसन, फिलिप मॉरिसन, एक भौतिकी प्रोफेसर, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कार्य किया। जेम्स रेमार, हेनरी एल स्टिम्सन, राष्ट्रपति ट्रूमैन के अधीन युद्ध सचिव। फिल्म में कई अन्य प्रमुख वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने ओपेनहाइमर के जीवन और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकास काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन द्वारा लिखित जीवनी अमेरिकन प्रोमेथियस 2005, जिस पर यह फिल्म आधारित है, को विभिन्न फिल्म निर्माताओं द्वारा 15 वर्षों तक अपनाने का प्रयास किया गया। निर्देशक सैम मेंडेस इस जीवनी पर फिल्म बनाने में रुचि रखते थे, लेकिन यह परियोजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद कई फिल्म निर्माताओं ने इसे अपनाने की कोशिश की, लेकिन लेखकों को संदेह था कि इस पर कभी फिल्म बन पाएगी। ओलिवर स्टोन को निर्देशन का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वह इसकी मूल भावना को समझ नहीं पाए। 2015 में जे डेविड वार्गो ने इस किताब के अधिकार लिए और कई पटकथाएं तैयार करवाईं, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान वार्गो हॉलीवुड गए और अभिनेता जेम्स वुड्स से मुलाकात की, जिन्होंने निर्माता चार्ल्स रोवेन से उनकी भेंट करवाई। रोवेन, जो क्रिस्टोफर नोलन की कई फिल्मों के निर्माता रह चुके हैं, ने यह पुस्तक नोलन को दी। इसके बाद वार्गो और वुड्स फिल्म के कार्यकारी निर्माता बने। वुड्स ने दावा किया कि उनकी राजनीतिक विचारधारा को लेकर फिल्म के प्रचार में उन्हें शामिल नहीं किया गया, जिससे इसकी व्यावसायिक सफलता और पुरस्कार अभियान प्रभावित न हो। क्रिस्टोफर नोलन लंबे समय से ओपेनहाइमर पर फिल्म बनाना चाहते थे, भले ही उन्होंने अमेरिकन प्रोमेथियस पढ़ी हो या नहीं। 2019 में अपनी फिल्म टेनेट 2020 के निर्माण के दौरान अभिनेता रॉबर्ट पैटिंसन ने उन्हें ओपेनहाइमर के भाषणों की एक पुस्तक दी। इन भाषणों ने नोलन को यह समझने में मदद की कि ओपेनहाइमर अपने कार्यों के प्रभावों से किस तरह जूझ रहे थे। नोलन ने सोचा कि यह दिखाना महत्वपूर्ण होगा कि ओपेनहाइमर ने उन क्षणों को कैसे महसूस किया होगा, जबकि टेनेट में समय यात्रा का उपयोग संभावित विनाशकारी हथियार को रोकने के लिए किया गया था। दिसंबर 2020 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि उनके 2021 की सभी फिल्में सिनेमाघरों और HBO मैक्स पर एक साथ रिलीज होंगी, जिससे पारंपरिक फिल्म प्रदर्शनी को नुकसान हुआ। नोलन, जो 2002 की इंसोमिया से वार्नर ब्रदर्स के साथ काम कर रहे थे, इस फैसले से बेहद नाराज थे। जनवरी 2021 में खबरें आईं कि नोलन अपनी अगली फिल्म को किसी अन्य स्टूडियो के साथ बनाने की योजना बना रहे हैं। 2021 के मध्य तक उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को छोड़ दिया और नए स्टूडियो के साथ बातचीत शुरू की। सितंबर 2021 में यह घोषणा हुई कि नोलन ओपेनहाइमर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर आधारित एक जीवनी फिल्म लिखेंगे
और निर्देशित करेंगे, जिसमें किलियन मर्फी मुख्य भूमिका में होंगे। अपने बिगड़ते संबंधों के कारण नोलन ने वार्नर ब्रदर्स की बजाय सोनी, यूनिवर्सल, पैरामाउंट और एप्पल सहित कई स्टूडियो से संपर्क किया। पैरामाउंट को जल्दी ही बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके तत्कालीन सीईओ जिम जियानोपुलोस को हटाकर ब्रायन रॉबिन्स को नियुक्त किया गया, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों को प्राथमिकता देते थे। नोलन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स को चुना क्योंकि उन्होंने पहले डोना लैंगली यूनिवर्सल स्टूडियो की चेयरवुमन के साथ काम किया था। लैंगली पारंपरिक फिल्म प्रदर्शनी के समर्थन में थीं और यूनिवर्सल ने फिल्म को वित्त पोषित और वितरित करने पर सहमति जताई। 2022 की पहली तिमाही में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की योजना बनाई गई। यूनिवर्सल ने नोलन की सभी शर्तों को स्वीकार किया, जिसमें लॉयल 100 मिलियन का उत्पादन बजट, समान मार्केटिंग बजट, 90 से 120 दिनों का विशेष थिएट्रिकल विंडो, पहले डॉलर के सकल राजस्व का 20% हिस्सा और फिल्म की रिलीज से पहले और बाद में 3 सप्ताह तक कोई अन्य फिल्म रिलीज न करने की शर्त शामिल थी। कास्टिंग ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन और किलियन मर्फी के बीच छठा सहयोग है, लेकिन यह पहली बार था जब मर्फी मुख्य भूमिका में थे। इस किरदार के लिए मर्फी ने ओपेनहाइमर के जीवन पर गहराई से अध्ययन किया और 1970 के दशक में डेविड बॉवी के लुक से प्रेरित हुए। नोलन ने एक दिन मर्फी को फोन कर यह भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मर्फी ने उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके बाद नोलन डबलिन गए, जहां मर्फी ने उनके होटल के कमरे में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। इस किरदार को वास्तविक ओपेनहाइमर के पतले दुबले शरीर से मेल खाने के लिए मर्फी ने काफी वजन भी घटाया। नोलन ने मर्फी और नोबेल पुरस्कार विजेता किप थॉर्न के बीच एक बातचीत की व्यवस्था की। थॉर्न, जो पहले इंटरस्टेलर 2014 में नोलन के साथ काम कर चुके थे, ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे ओपेनहाइमर कठिन वैज्ञानिक विषयों पर गहन चर्चाएं संचालित करने में माहिर थे। फिल्म की कास्टिंग प्रक्रिया इतनी गोपनीय थी कि कुछ कलाकारों को तब तक नहीं पता था कि वे किस किरदार को निभा रहे हैं, जब तक उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैट डेमन और एमिली ब्लंट ने फिल्म में काम करने के लिए अपने पारिश्रमिक में कटौती की। प्रत्येक ने सामान्य 10-20 मिलियन के बजाय केवल 4 मिलियन की अग्रिम राशि ली। डाउनी ने नोलन के घर जाकर स्क्रिप्ट पढ़ी, जिसे लाल कागज पर काले रंग में प्रिंट किया गया था। बाद में डाउनी ने ओपेनहाइमर को अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया। डाउनी पहले बैटमैन बिगिंस 2005 में जोनाथन क्रेन स्केयरक्रो की भूमिका के लिए नोलन से मिले थे, लेकिन नोलन ने महसूस किया कि वह इस भूमिका के लिए सही नहीं है, जिसे बाद में मर्फी को दिया गया। एमिली ब्लंट ने लॉस एंजलिस में नोलन से मुलाकात की और जब उन्हें कैथरीन किट्टी ओपेनहाइमर की भूमिका की पेशकश हुई तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने मर्फी से भी संपर्क किया ताकि यह समझ सकें कि नोलन के साथ काम करने का अनुभव कैसा होता है। लेस्ली ग्रोव्स की भूमिका के लिए मैट डेमन, जो पहले इंटरस्टेलर में नोलन के साथ काम कर चुके थे, ने फिल्म में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी लुसियाना बोजान बैरोसो के साथ एक विशेष समझौता किया था। वह अभिनय से ब्रेक ले रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अपवाद रखा था। अगर नोलन उन्हें किसी फिल्म के लिए प्रस्ताव देंगे तो वे उसे स्वीकार करेंगे। नोलन ने भौतिकविद एडवर्ड टेलर की भूमिका के लिए लेखक निर्देशक बेनी साफडी को चुना। इसके लिए उन्होंने निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन से लिकोरिस पिज्जा 2021 में साफडी के अभिनय अनुभव के बारे में पूछा था। दिलचस्प बात यह है कि साफडी ने हाई स्कूल के दौरान कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक परमाणु भौतिकविद के साथ काम किया था। यह नोलन की पहली फिल्म थी जिसमें माइकल केन शामिल नहीं थे। इंसोमिया 2002 के बाद पहली बार ग्लेन पॉवेल ने भी एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें जॉश हार्टनेट के मुकाबले खारिज कर दिया गया। हारी एस ट्रूमैन की भूमिका के लिए नोलन ने अपने पुराने सहयोगी गैरी ओल्डमैन को चुना, जो उस समय स्लो हॉर्सेस 2022 वर्तमान नामक एप्पल टीवी
श्रृंखला की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि ओल्डमैन ने नोलन को बताया कि उनके अनुबंध के अनुसार उन्हें अपने बाल काटने की अनुमति नहीं थी, इसलिए या तो वे विग और प्रोस्थेटिक कैप का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी अन्य अभिनेता को इस भूमिका के लिए ले सकते हैं, जिसे नोलन ने स्वीकार कर लिया। फिल्मांकन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में ओपेनहाइमर की शूटिंग मई 2022 में हुई थी। पूर्व निर्माण प्री प्रोडक्शन जनवरी 2022 में न्यू मैक्सिको में शुरू हुआ, जहां सांता फे और लॉस एलामोस में 2 दिवसीय कास्टिंग कॉल आयोजित किए गए ताकि स्थानीय निवासियों, सैन्य कर्मियों और वैज्ञानिकों की भूमिकाओं के लिए कलाकारों का चयन किया जा सके। फरवरी में एक और कास्टिंग कॉल हुआ। मुख्य फोटोग्राफी 28 फरवरी 2022 को न्यू मैक्सिको के घोस्ट रैंच में शुरू हुई और 57 दिनों तक चली, जिसमें सिनेमैटोग्राफर होएटेवान होएटेमा ने काम किया। शुरू में फिल्मांकन के लिए 85 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन बजट को $200 मिलियन के भीतर बनाए रखने के लिए इसे 57 दिनों में समेट दिया गया। शूटिंग कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी के विभिन्न स्थानों पर हुई, जबकि न्यू मैक्सिको में ऐतिहासिक रूप से सटीक सेट तैयार किए गए। मर्फी, जो लगभग हर दृश्य में मौजूद थे, ने इस प्रक्रिया को पागलपन भरी गति वाला बताया। ऑफिस के लिए मूल स्थान निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में चुना गया था, लेकिन यह योजना अंतिम समय में रद्द हो गई। इसलिए वीप 2012-2019 श्रृंखला के पुराने ओवल ऑफिस सेट को दोबारा तैयार किया गया, जो काफी खराब हालत में था। नोलन की बेटी फ्लोरा नोलन फिल्म के एक दृश्य में एक महिला की भूमिका में दिखाई देती हैं, जिसे एक परमाणु विस्फोट में नष्ट होते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य ओपेनहाइमर के दृष्टिकोणों में से एक को दर्शाने के लिए जोड़ा गया था, जिसमें नोलन ने यह दिखाने की कोशिश की कि यदि आप विनाशकारी शक्ति बनाते हैं तो यह उन लोगों को भी प्रभावित करेगी। सिनेमैटोग्राफी और तकनीकी पहलू होएटेवान होएटेमा को ओपेनहाइमर के सिनेमैटोग्राफी के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें एक अकादमी अवार्ड ऑस्कर भी शामिल है। फिल्म को IMAX 65 मिमी और 65 मिमी बड़े प्रारूप की फिल्म पर शूट किया गया। यह पहली फिल्म थी जिसे IMAX ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म पर फिल्माया गया, जिसे विशेष रूप से इस फिल्म के लिए कोडक और फोटोकेम द्वारा विकसित किया गया था। फिल्म में कई प्रकार के लेंस और कैमरे इस्तेमाल किए गए, जिनमें 50 मिमी और 80 मिमी हैसलब्लैड लेंस, IMAX एमकीव और IMAX MSM 9802 कैमरों के लिए, और पैनाविजन स्फेरो 65 लेंस, पैनाविजन पैनाफ्लेक्स सिस्टम 65 स्टूडियो कैमरों के लिए शामिल थे। माइक्रोफोटोग्राफी और मैक्रोफोटोग्राफी के लिए एक विशेष कस्टम प्रोब लेंस बनाया गया था। मिनिएचर दृश्यों को IMAX कैमरों से 48 फ्रेम प्रति सेकंड की गति से फिल्माया गया, जबकि उच्च गति वाले दृश्यों को 35 मिमी फिल्म और एयरफ्लेक्स 435S कैमरे से 150 फ्रेम प्रति सेकंड पर शूट किया गया। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में फिल्मांकन प्रिंसटन, न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में हुआ। कैलिफोर्निया में भी कई स्थानों पर शूटिंग हुई, जिनमें मुख्य रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले का परिसर शामिल था। बर्कले शहर के दृश्यों को पासाडेना में फिल्माया गया। लॉस एलामोस का पुनर्निर्माण नोलन ने 2021 में रिसर्च के दौरान पाया कि लॉस एलामोस अब 1940 के दशक की तरह नहीं दिखता, क्योंकि वहां अब मुख्य सड़क पर एक स्टारबक्स भी है। इसलिए लॉस एलामोस के 1940 के दशक के संस्करण को न्यू मैक्सिको के घोस्ट रैंच में एक समान पठार पर फिर से बनाया गया। इस सेट को बनाने में 3 महीने लगे, लेकिन इसे केवल 6 दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया। इंटीरियर दृश्यों की शूटिंग असली लॉस एलामोस शहर में विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के अंदर की गई। ओपेनहाइमर के मूल केबिन में भी शूटिंग हुई, जिसे बहाल किया गया था। न्यूयॉर्क होटल के दृश्यों को अल्बुकर्क के ओल्ड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में शूट किया गया, जबकि वॉशिंगटन DC के दृश्यों को सांता फे में राज्य सरकार की इमारतों में फिल्माया गया।
हालांकि फिल्म के प्रचार के दौरान ऐसा दिखाया गया कि अधिकांश फिल्म न्यू मैक्सिको में शूट की गई थी, लेकिन अनलीशिंग ओपेनहाइमर नामक ऑफिशियल मेकिंग ऑफ बुक से पता चला कि फिल्म के कई महत्वपूर्ण दृश्य लॉस एंजलिस काउंटी के स्टूडियो जोन में फिल्माए गए थे। यूसीएलए के केरकहॉफ हॉल का इस्तेमाल कैम्ब्रिज और गॉटिंगडन विश्वविद्यालय के दृश्यों के लिए किया गया। ट्रिनिटी टेस्ट का फिल्मांकन फिल्म में ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण को वास्तविक विस्फोटों के जरिए दर्शाया गया। कंप्यूटर जनित ग्राफिक्स (GA) का उपयोग नहीं किया गया। जब यह खबर ऑनलाइन सामने आई तो नोलन के प्रशंसकों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने वास्तव में एक परमाणु विस्फोट किया होगा। इस पर नोलन ने कहा कि यह सोचना चौंकाने वाला और डरावना दोनों था कि लोग वास्तव में ऐसा मान सकते हैं। फिल्म के निर्माण दल को व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में शूटिंग की अनुमति तो मिली थी, लेकिन केवल असुविधाजनक समय पर। इसलिए टीम ने न्यू मैक्सिको के बेलन रेगिस्तान में ट्रिनिटी परीक्षण दृश्य फिल्माने का निर्णय लिया। इस दृश्य के लिए मर्फी को ऊंचे स्टील टावर पर चढ़ना पड़ा, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की मूल साइट का एक प्रतिरूप था। विस्फोट को फिर से बनाने के लिए सेट पर गैसोलीन, प्रोपेन, एल्यूमिनियम पाउडर और मैग्नीशियम का उपयोग किया गया। हालांकि प्रभावों को हासिल करने के लिए मिनिएचर तकनीकों का उपयोग किया गया, लेकिन विशेष प्रभावों के प्रमुख स्कॉट आर फिशर ने उन्हें बिगेचर कहा, क्योंकि टीम ने मॉडल्स को जितना संभव हो उतना बड़ा बनाया था। वास्तविक आकार के करीब दिखाने के लिए फोर्स्ड पर्सपेक्टिव तकनीक का इस्तेमाल किया गया।